एक बार फिर आप सबका स्वागत है। लगातार उम्मीदों का बजट, जिसको हमने प्रोग्रामिंग को नाम दिया है, उस पर ये विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं। सिकता मेरे साथ हैं, मैं सुमित अवस्थी हूँ और अब हमारे साथ अशोक लहरी जी जुड़ गए, क्योंकि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। इस वक्त बंगाल में विधायक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लहरी जी। जाहिर तौर पर इस बजट को लेकर सुबह से बहुत सी बातें की गई हैं और पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे, कैसा लगा बजट आपको? आप हम सबसे अधिक अर्थनीति को, अर्थव्यवस्था को आप जानते हैं और इससे कितने अच्छे अवसर पैदा होने वाले हैं, खासकर रोजगार के क्षेत्र में। मैं हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं? हिंदी में बोलेंगे सर तो बहुत अच्छा रहेगा, ज्यादा लोग समझ पाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, मैं मगर बंगाली जैसे हिंदी बोलता हूं, उसका क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो तो पहली बात तो ये है, ये एक ऐतिहासिक बजट थी। 3 कारण से ये ऐतिहासिक है। पहला तो है निर्मला सीतारमण जी, ये 7वां बजट है। इसके पहले श्री मोरारजी भाई 6 बजट पेश कर चुके हैं, तो ये 7वां बजट थी। शी हैज़ एस्टैब्लिश्ड ए रिकॉर्ड। दूसरी बात तो ये है, ये मोदी सरकार की मोदी 3.0 कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरी नहीं तीसरी सरकार है। और तीसरी बात ये है, ये सन 91 के बाद हमारे मिलजुल के सरकार, यानी कोalition गवर्नमेंट हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। तो इसमें कोalition कंपल्शन की बात होती थी, इसमें इसका भी प्रतिफलन है क्या नहीं है, उसकी सवाल पूछा जाता है। तो आमतौर से अगर देखा जाए तो मुझे तो बजट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बजट में जो है एक संतुलन किया गया है। संतुलन ये है कि आज की जो गरीबी है, आज की जो समस्या है, उसका भी समाधान चाहिए, मगर साथ ही साथ जो है वो कुछ स्थायी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की भी स्टेप्स लेना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी हैज़ कंबाइंड द टू ब्यूटिफुली, बहुत बढ़िया तरह से इनका मेलजोल किया है। जी अशोक जी, अब 3 मुख्य चैलेंजेस या चुनौती थी सरकार के लिए, चाहे वो रूरल डिस्ट्रेस का मामला हो या फिर हाई इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का। आपको लगता है ये तीनों अच्छे से टैकल हुए हैं और इसी दिशा में ये बजट है? रूरल डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं। रूरल डिस्ट्रेस की तो मेन कारण ये है कि आप देखिए, हमारे 50% से भी ज़्यादा लोग कृषि निर्भर है, मगर कृषि से हमारा जो उत्पादन आता है, जीडीपी का जो आता है, वो कितना 16-17% होगा। अगर आधे लोग 1/6 1/6 मिल रहा है तो डिस्ट्रेस तो अब संभावी है, इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसमें जो किया है, पहली कृषि की जो समस्या है, इसमें बहुत सारे सख्त स्टेप्स लिए हैं। कैसे? एक तो है हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान की लोगों का आय बदल रहा है, फूड हैबिट्स बदल रहा है। अब हम लोग उतना चावल और गेहूं नहीं मांगते हैं, हम मांगते हैं दूध, मांगते हैं सब्जी, मांगते हैं फल, मांगते हैं प्रोटीन, पोल्ट्री, फिश, मीट। तो पहली जो चीज़ वो किए हैं वो है डाइवर्सिफिकेशन की एक बहुत बड़ा स्टेप लिए है। जैसे ऑयल सीड्स, अब देखिए ऑयल सीड्स की बड़ी समस्या है। एडिबल ऑयल इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, उसका एक स्पेशल प्रोजेक्ट किए हैं। कुछ सीड्स का किए हैं, कुछ नेचुरल फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक, उसका स्टेप्स लिए हैं। तो ये बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कृषि में, इसका फल होगा। दूसरी बात तो आप कहा कि बड़ा इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इन्फ्लेशन अगर आप देखें सारे दुनिया में ज़्यादा है। मैं कहीं लिखा हूँ, ये कितना था, ये वर्ल्ड इन्फ्लेशन, हाँ तो था कितना, 1 मिनट में देख लूँ कहाँ लिखा हूँ। इसमें वर्ल्ड इन्फ्लेशन से हमारा इन्फ्लेशन कम है, और इसमें भी तो लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे और बढ़ाओ और बढ़ाओ।
ये जो फिजिकल कंसोलिडेशन की बात हो रही है, यानी सरकार हैज़ बीन ग्रेटली सक्सेसफुल इन कंसोलिडेटिंग फिजिकली। तो मुझे तो लगता है कि ये जियोपॉलिटिकल रिस्क जब कम हो जाएगा, we will be close to our, already we are within the अशोक जी, limit. आपको बीच Inflation में target- इंटरवीन कर रहा हूँ, माफ करिएगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, फिर लौटते लहरी जी के पास। Fit 290 lakh persons is highly exaggerated. She has given three numbers: 210 lakh, 30 lakh, and 50 lakhs. Each one of the numbers is highly exaggerated. 2. Inflation is the other major challenge. WPI inflation is 3.4%. CPI inflation is 5.1%. And food inflation is 9.4%. The Economic Survey has stated that the deflator for manufacturing has been assumed as 1.7%. Roughly half of the WPI inflation. The deflators assumed by the government have been severely criticized by several knowledgeable economists. Unless the puzzle of the deflator is resolved, it is not possible to unquestionably accept the claimed GDP growth of 8.2% in 2023-24. Besides, the GDP growth rate is no answer to the huge challenge of inflation. The Economic Survey dismissed the issue of inflation in a few short sentences. The FM dismissed it in 10 words. The finance ministers dismissed inflation in 10 words in paragraph 3 of our speech. We deplore the casual attitude of the government, and nothing in the budget speech gives us the confidence that the government will seriously tackle the issue of inflation. तो सुना आपने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को, और बजट में तमाम खामियां हैं, उसमें ऐसा कुछ भी चीज़ कांग्रेस पार्टी को नहीं लगा जिससे बजट की वो तारीफ कर पाए। खैर, अशोक लहरी जी के पास लौटते हैं। बीजेपी के विधायक हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। लहरी जी, मेरा सवाल, क्योंकि आपने अपनी शुरुआती कमेंट में 3 पॉइंट गिनाए थे कि किन किन वजहों से ये ऐतिहासिक है, उसमें आपने कहा था कि कोलिशन सरकार के 91 के बाद ये पहली बार ये बजट आया है। तो बीजेपी की एक कोलिशन सरकार है, मोदी 3.0 जिसको कहा जाता है। इसमें क्या आपको लगता है कि अपने पॉलिटिकल कंपल्शन का भी ध्यान रखा गया? बिहार के लिए आपने ऑलमोस्ट एक विशेष पैकेज देने की बात कर दी, तमाम अनाउंसमेंट किए। टीडीपी के प्रेशर में आके आंध्र प्रदेश को तमाम चीज़ें देने की बात की गई है। क्या वो प्रेशर भी था कि मिली जुली सरकार है तो मिलजुल के अपने अलाइज को भी खुश रखना है? देखिए, कोalition कंपल्शन की जो बात करते हैं ना, आप अगर याद करेंगे, नरसिम्हा राव का 91 का सरकार मिली जुली सरकार थी, बट इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर। नरसिम्हा राव इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। वो मिली जुली सरकार में भी सफल हुए टू ब्रिंग फंडामेंटल रिफॉर्म्स। तो ये जो है ना, मोदी जी पे मेरा आस्था है, मेरा पार्टी भारतीय जनता पार्टी में मेरा आस्था है कि ये द लेडी इज़ नॉट फॉर टर्निंग, जो सही काम है वो करेंगे। और बिहार और आंध्र प्रदेश की जो बात कर रहे हैं ना, एक चीज़ हम भूल रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश भी हिंदुस्तान में ही है, ये नहीं कोई फॉरेन एड दे रहे। और दूसरी बात यह है, बिहार और आंध्र प्रदेश में जितने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिए गए, ज़्यादातर पैसा फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स, जैसे पोलावरम मैं देखा हूँ, डेक्कन प्लेटू में जो जियोग्राफी है उसमें पानी उठाना पड़ता है, नहीं तो इरिगेशन इज़ इम्पॉसिबल। दूसरी बात है कि ये प्रोजेक्ट वेदर इट शुड हैव बीन स्टार्टेड इन सच ए ग्रैंड स्केल और नॉट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट चालू करने के बाद अब क्या करें?
हमारे देश में एक प्रोजेक्ट है, उसको चालू रखेंगे कि नहीं? बोध गया। मैंने ये सवाल बोध आपसे गया इसलिए पूछा था कि आपके साथी सांसदों ने, टीएमसी के जो सांसद हैं और पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे राज्यों को कुछ दिया ही नहीं, जो देना था वो बिहार को और आंध्र को दे दिया गया, बंगाल को पीछे छोड़ दिया गया। हाँ, बंगाल में जो है ना, ये हम बंगाल के विधायक हैं, मैं बहुत खुश होता जी। अगर बंगाल को भी कुछ दिया जाता, मगर बंगाल में कैपिटल प्रोजेक्ट्स है कहाँ? हमारे दीदी तो मांगते हैं सिर्फ पैसा वो बांटने के लिए, लक्ष्मी भंडार। देखिए जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, फ्रेट कॉरिडोर, इधर एक भी इंडस्ट्रियल पार्क बना नहीं बना। ये डीप सी प्रोजेक्ट, डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट कुछ किया इन्होंने? कहाँ है, कहाँ कैपिटल प्रोजेक्ट्स? तो अगर परियोजनाओं के लिए बंगाली जगह में होती तो कहते हैं बंगाल को थैला जरूर महाराष्ट्र। मिलता है, आप कह रहे हैं। लेकिन जो मोटी बात, बड़ी बात आपने कहा कि एक संतुलित बजट है जो पेश हुआ है और एक तरह से ग्रोथ ओरिएंटेड है और उसी की नींव भी रखी गई है अगले 5 सालों के लिए और 2047 तक के लिए भी विकसित भारत की नींव इस बजट के जरिए रखी गई है। बहुत शुक्रिया अशोक लहरी जी हमसे बात करने के लिए और वक्त निकालने के लिए।